हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि सभी लोग अच्छे से हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो कल के क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था फ्रंट्स के बारे में। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीयूईटी पीजी का अपना ज्योग्राफी का सिलेबस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग सीयूईटी पीजी क्वालिफाई कर सकें, है ना। तो ये सीयूईटी पीजी फ्री सीरीज का 16th क्लास है। 15 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। सिर्फ इस सीरीज की, बाकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह है, टेस्ट वगैरह है, वो तो चल ही रहे हैं साथ में। तो आज हम लोग कोपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन करेंगे, साथ में हम लोग टेम्परेट साइक्लोन के बारे में जानेंगे। कल हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जाना था, ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था। साथ में फ्रंट्स एंड एयर मास क्या होता है उसके बारे में समझा था। तो अगर पिछला क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस क्लास को पहले देख के आइए, उसके बाद आप इस क्लास को अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपको फ्रंट्स के बारे में, अगर आपको एयर मास के बारे में नहीं पता है तो टेम्परेट साइक्लोन समझ नहीं आएगा, और समझना ज्यादा है भी नहीं। वैसे चलो करें स्टार्ट। बैठ जाओ सीधे ढंग से, थोड़ा लेटना नहीं है। नोटबुक लेके अपना नोट्स बनाते रहना है। नोट्स हमें आपने भेजना है। नोट्स भेजने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, और ये ऊपर कहीं साइड में होगा पिछले वीडियो का लिंक या फिर प्ले लिस्ट का लिंक, वहां से ओपन करके देख लेना सभी लोग। चलो चला जाए। ओके, बात क्या है, कल हमने पढ़ा था फ्रंट के बारे में। तो मैंने तुमको कहा था एक कोल्ड फ्रंट होता है, एक वार्म फ्रंट होता है। ये बात मैंने कल तुम्हें बताई थी। दूसरी बात बताई थी कि फ्रंट या तो पोलर क्षेत्र में होगा, ठीक है, या तो फिर वो कहाँ होगा, ट्रॉपिकल क्षेत्र में होगा। तो पोल, और मैंने ये भी तुमको कहा था कि जो भी एयर मास होता है वो प्रॉपर्टीज कहाँ से अपनी गेन करता है, वो प्रॉपर्टीज गेन करता है, मतलब उसका जो रूप होता है, उसमें जो क्वालिटी गुण होता है, वो कहाँ से आता है, जिस स्थान से उसकी ओरिजिन है वहां से आते हैं। तो पोलर क्षेत्र में जो भी आपके फ्रंट्स ओरिजिनेट हुए होंगे वो कंपैरेटिवली ठंडे ही होंगे, और ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो उत्पन्न हुए होंगे और वो पोलर क्षेत्र में जा रहे हैं वो टेक्निकली गर्म होंगे। यूजुअली क्यों होंगे? क्योंकि एक गर्म क्षेत्र से उसका ओरिजिन हुआ है, तो वो नीचे की तुलना में, जो नीचे का एरिया उसकी तुलना में ठंडा ही, गर्म ही होगा। ये हमने एक बात जानी थी। दूसरी बात हमने जानी थी कि जो जो फ्रंट या फिर जो एयर मास मरीन उत्पत्ति होगी, यानी समुद्र के ऊपर जिसकी उत्पत्ति होगी, वो क्या लेके ज्यादा चल रहा होगा, मॉइस्चर लेके चल रहा होगा। और जो लैंड के ऊपर चल रही होगी वो क्या लेके चल रहा होगा, वो ड्राई। ठीक है, इन दो तीन बातों का ध्यान रखना। इन दो तीन बातों के साथ ये डायग्राम बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये जो साइक्लोन हम लोग कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये सभी इसके नाम हैं। इसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल साइक्लोन। ये सारे साइक्लोन एक ही प्रकार के हैं। क्यों? जो तुमने ट्रॉपिकल साइक्लोन देखा था वो मैंने कहा था कि ट्रॉपिक्स के बीच में होता है, इन क्षेत्रों में होता है, इसको छोड़ के इसमें नहीं होता है। जो 0 से 5 वाला ये क्षेत्र है इसमें नहीं होता है। ये भी मैंने बताया था क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो 0 रहता है ना, क्लोज टू 0 रहता है। और कोरियोलिस फोर्स एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है आपके साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसके बाहर, यानी ये सब पोलर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे इस क्षेत्र में, जिसको हम लोग टेम्परेट क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पे जिन साइक्लोन्स की उत्पत्ति होती है वो साइक्लोन आपका टेम्परेट साइक्लोन या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर फ्रंटल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इसके जो निर्माण की प्रक्रिया है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन से कंप्लीटली अलग है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आपने देखा था, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का निर्माण हो रहा था वो क्यों हो रहा था कि ओशन के ऊपर 27 डिग्री टेम्परेचर हो जाता तो वो गर्म हो जा रहा था, इवेपोरेशन हो जा रहे थे, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जा रहा था, ऐसी चीजें कर रहे थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पहली बात तो आप जानिए कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती ही नहीं है ना। आपको पता है कि सूर्य की किरणें सीधी 23 नॉर्थ और 23 साउथ के इतर नहीं पड़ सकती, ठीक है। तो वहीं तक आपकी क्या पड़ती है, वो रोशनी पड़ती है, वहीं पे गर्मी का आपका इम्पैक्ट हो सकता है, उससे ऊपर हो नहीं पाता। तो 27 डिग्री का जो टेम्परेचर चाहिए वो बन ही नहीं पाता, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ से ही फॉर्म होगा। लेकिन साइक्लोन वहां पे भी आते हैं, तो वो अलग फिनोमिना है जिसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। देखो, बहुत डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत डीप टेक्निकलिटी में एकदम 1 घंटे का लेक्चर इसी में पढ़ा रहा हूँ, ये मैं नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं बेसिकली। तो इसका कोर क्या है, बेस क्या है, वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये बनता क्या, लेना देना है इसका, फ्रंटल थ्योरी कैसे हम कह रहे हैं। और फिर जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ज्यादा हम देखेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग मैं नहीं लगा रहा हूँ, ना तुम लोगों का लगवा रहा हूँ, ठीक।
बस जो चीजें मैंने बताई है वो आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये वाला जो लो प्रेशर का जोन बनता है वो क्यों बनता है, कोई बताएगा हमको? और ये वाला जो हाई प्रेशर का जोन है यही बता दो कि ये हाई प्रेशर क्यों बनता है। आपको याद होगा, अगर मैं आपने क्लास ढंग से किया हो, तो यहाँ पे कुछ सेल्स बनते हैं, याद है? यहाँ पे कुछ सेल्स बनते हैं, याद है कुछ? याद करो, यहाँ पे कौन सा था? हेडली सेल था, यहाँ पे फेरल सेल था, यहाँ पे पोलर सेल था, जो अपर एयर सर्कुलेशन की बात कर रहे थे, है ना? तो उन सेल्स बनने के कारण तुमने क्या देखा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे लो प्रेशर का जोन बन रहा है। क्यों लो प्रेशर का जोन बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे एयर क्या होता है, अपवर्ड मोशन में जाता है। ये याद है ना आपको? फेरल एंड पोलर सेल वाला जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ से जो हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठता है, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। ये आपको याद होगा, नहीं याद है तो जाके वो क्लास करो, फेरल हेडली सेल जहाँ पे पोलर सेल की मैंने बात की है। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, यहाँ पे तुम्हारा एक लो प्रेशर का जोन बन गया, ठीक है? यहां से कुछ हवाएं आती हैं और यहां से कुछ हवाएं आती हैं, ये भी आपको याद है। इसको हम लोग वेस्टर्लीज कहते थे, इसको हम लोग ईस्टर्लीज कहते थे, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे आता है फ्रंट की बात। तो ये वेस्टर्लीज और ईस्टर्ली हमेशा से चलता है, ठीक है, परमानेंट विंड की तरह वो देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी एक पॉकेट्स में एक फ्रंट पोल्स की तरफ से इसकी ओर आता है और यहाँ से एक फ्रंट इक्वेटर की तरफ से इधर आता है, ठीक है? अब ये बताओ, जो ये ट्रॉपिक्स की तरफ से जा रहा है इधर पोल्स की तरफ, ये कैसा होगा? ये हॉट होगा, होगा ना? क्यों होगा बताना कमेंट में तुम लोग। ये हॉट होगा, कलर देखो कौन सा आ गया, ये हॉट होगा। ये क्या होगा? ये कोल्ड होगा। क्यों होगा बताइए, सोचो। क्योंकि ये वाला जो फ्रंट है इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही थी? ट्रॉपिकल एरिया से हो रही थी, और इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही थी? पोलर एरिया से हो रही थी। तो पोलर एरिया वाला जो फ्रंट आ रहा होगा वो कैसा होगा? ठंडा होगा, कोल्ड होगा। वही ट्रॉपिक से जो आ रहा होगा, ये टी लगा हुआ जो आ रहा होगा, वो कहां से आ रहा होगा? हॉट एरिया से आ रहा होगा। ये क्लियर है? तो इस क्षेत्रों में ये जो वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज के समागम वाला क्षेत्र है, वहां पे कई बार क्या होता है, फ्रंट के रूप में हवाएं, वायु राशियां आगे बढ़ रही होती हैं, या फिर यूं कहें कि एयर मास बड़े रूप में वो आगे बढ़ रही होती हैं, ठीक? अब मैंने क्या कहा, अब यहां से समझो। मैंने कहा कि पोल की तरफ से एक कोल्ड मास आ रहा है एयर का, और ट्रॉपिक्स की तरफ से एक हॉट मास आ रहा है, ठीक है? अब क्या होता है, जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो क्या होता है, जब भी कोल्ड मास और हॉट मास एक्टिव होगा, ये एक्टिव है मान लो, ये इस तरफ मुड़ रहा है, तो क्या होगा? कोल्ड फ्रंट का निर्माण होता है, अगर आपको याद है तो ये इधर जाएगा, इधर जाके क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा। अब ये बेचारा है हल्का, ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा, है ना? यही होता है। या अगर ये वाला ज्यादा एक्टिव है, ये इसकी तरफ जा रहा है, तो ये स्लाइटली इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि हॉट वाला जो वायु राशि है आपकी, वो ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो कोल्ड वायु राशि को टैकल नहीं कर सकता। ये हमने फ्रंट थ्योरी में पढ़ा है, फ्रंट को समझते समय मैंने बताया था कोल्ड फ्रंट एंड हॉट फ्रंट में क्या हो रहा है, ठीक है? तो अब ये हॉट वाले को ऊपर जाना है, कोल्ड वाला इसकी जगह लेने की कोशिश करेगा। अब जैसे ये, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, ये इधर से कोल्ड आ रहा है, ये इधर से वार्म आ रहा है। वार्म क्या करेगा? ऊपर जाने की कोशिश करेगा, कोई रास्ता ही नहीं है बेचारे के पास। तो जैसे ही ये ऊपर गया, क्या होगा? क्लाउड्स का फॉर्मेशन, ठीक है? अभी तुम कहोगे सर क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। ये तो एकदम इजी बात है। अब साइक्लोन क्यों बन जाता है? क्लाउड बना ठीक है, लेकिन ये साइक्लोन क्यों बनता है? टेम्परेट साइक्लोन बनता क्यों है? यहाँ पे एक चीज और चल रही होती है अपर एयर में, जिसको हम लोग कहते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मानना है हम लोगों को, अभी के लिए ये याद रखना है कि ये वाला जो सब पोलर क्षेत्र है, यहाँ पे पोलर जेट, एक जेट स्ट्रीम चल रहा होता है, अपर एयर में जेट स्ट्रीम चल रहा होता है, ठीक है? वो क्या कर रहा होता है दूसरी तरफ, कि यहां से जो ऊपर ये लो प्रेशर वाली चीजें उठ रही होती हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो हवा ऊपर उठ रही है, जो फ्रंट का जो गैसेस ऊपर उठ रहे हैं, ह्यूमिडिटी ऊपर उठ रही है, इसको दो भाग में डिवाइड कर देता है। एक तो ये अपना जो इसका रास्ता है ये इधर जाने का, दूसरा ये क्या करता है, इसको डिफ्लेक्ट करने लगता है, इधर जाने की जगह
इसको इसी तरफ डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे जेट स्ट्रीम है, इस तरह से ये चल रही है, तो यहाँ से आने वाली जो हवाएं हैं इसको इधर डिफ्लेक्ट करेगा और इधर डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक तो ये हॉट फ्रंट ऊपर जा रहा है, हॉट एयर मास ऊपर जा रहा था, कोल्ड उसकी जगह ले रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी एक गैप क्रिएट हो रहा था, एक वॉइड क्रिएट हो रहा था, है ना, क्योंकि हॉट ऊपर जा रहा है पहले। दूसरी बात, ऊपर वाला जो जेट स्ट्रीम है उसने इस हवाओं को फिर से डिफ्लेक्ट किया। कैसे डिफ्लेक्ट किया? दूसरी दिशा में डिफ्लेक्ट किया, जहां पे ये ईस्टर्लीज ऑलरेडी जा रही थी। तो इन हवाओं के कारण क्या होता है, ये जो हॉट फ्रंट बना और यहां से जो पोलर विंड आ रही होती है, इसके आने के कारण क्या होता है, ये यहां जो वॉइड क्रिएट हो रहा है उसको भरने की कोशिश फिर से करने लग जाते हैं। ठीक है, इसको फिर से भरने की कोशिश करने लग जाता है, इस गैप को, जिसके कारण सर्कुलेटरी मोशन फिर से हमारा शुरू हो जाता है। और ये सर्कुलेटरी मोशन नॉर्थ में हम लोग देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इससे हमारे टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलता है। समझे? क्या समझ में आया मैंने क्या कहा? हॉट फ्रंट कोल्ड फ्रंट कैसे आए तुम लोग जानते हो। हॉट फ्रंट ऊपर की ओर धकेला जा रहा है, कोल्ड फ्रंट उसका जगह लेने की कोशिश कर रहा है। अब हॉट फ्रंट ऊपर तो कर रहा है, ऊपर किससे उसकी डिस्टरबेंस होती है? जेट स्ट्रीम से। जेट स्ट्रीम के कारण क्या होता है, वो जो ईस्टर्ली जा रहा होता है उसके साथ वो फिर से कंबाइन करने लगती है और जो नीचे का गैप है उसको भरने की कोशिश करने लग जाती है। साथ में क्या हो रहा होता है, जो मॉइस्चर लेडन हमारे पोलर एरिया से भी कुछ विंड्स आ रहे हैं वो भी उसको भरने की कोशिश कर लेती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एंटी साइक्लोनिक मोशन स्टार्ट हो जाता है हवाओं का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फ्रंट एंड जेट स्ट्रीम, और यहाँ पे साइक्लोन्स की उत्पत्ति होती है जिसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, दो चीजें इसमें याद रखना कि टेम्परेट साइक्लोन का लेना देना सूरज की किरण से नहीं है, किससे है? फ्रंट से है, जब वार्म और कोल्ड फ्रंट मिलते हैं। दूसरा, वार्म फ्रंट ऊपर जाता है तो बादल बनते हैं, क्यूमुलस और निम्बस क्लाउड्स बनते हैं, बहुत बारिश होती है। ओके, जेट स्ट्रीम का इसमें योगदान होता है, मॉइस्चर लेडन जो फ्रंट्स होता है वो भी इसमें काम करते हैं। ये सारी बात आपको याद रखना है। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये घूमता है। तो ये सारी बातें हैं हमारी टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। एक बात इसमें ध्यान रखना कि जैसे मैंने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन में बताया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ बनता है? सिर्फ ओशन के ऊपर बनता है। क्यों? क्योंकि समुद्र गर्म होता है, 27 डिग्री लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है ये सब। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे लो प्रेशर का जो क्षेत्र बना वो क्यों बना? क्योंकि कोल्ड फ्रंट ने वार्म फ्रंट को ऊपर पुश किया। तो ये समुद्र पे भी हो सकता है, लैंड पे भी बन सकता है। यानी आपका टेम्परेट साइक्लोन कहीं पे भी बन सकता है, चाहे वो कॉन्टिनेंट हो चाहे वो ओशन हो। दूसरा मैंने बताया आपको कि ये वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट के मिलने से बनता है। ठीक है, फ्रंटोजेनेसिस के कारण, फ्रंट के निर्माण के बाद इस तरह की स्थिति बनती है। ठीक, इतनी बात आपको याद रहेगी। ये समझ गए हो? नहीं समझे हो तो कमेंट में बताना, सब समझाएंगे आप। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, हमारा टेम्परेट जो हमारा टेम्परेट फ्रंट है या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है उसका निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जब वो लैंड को हिट करता है तो खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि मॉइस्चर की सप्लाई बंद हो जाती है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो खत्म हो जाता है। तो इन सारे कारण से वो ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म हो जाता है। अब टेम्परेट साइक्लोन खत्म कैसे होगा? मैंने कहा कि ये कोल्ड फ्रंट और ये जो हॉट फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट है इसके इंटरेक्शन से बन रहा है। अब जब ये ऑक्लूडेड की स्थिति बन जाएगी, कल मैंने बताया था ऑक्लूडेड में क्या होता है, ये पूरा का पूरा ऊपर चला गया और ये पूरा का पूरा इसके नीचे आ गया। तो कोल्ड फ्रंट नीचे रह गया, वार्म फ्रंट पूरा उसके ऊपर चला गया। ये वार्म है, ये कोल्ड है। तो कैसी स्थिति बन गई? ऑक्लूडेड फ्रंट की स्थिति बन गई। जैसे ये स्थिति बनेगी, अब क्या है, ये ऊपर जाना बंद हो गया है, ऊपर जाना बंद हो गया तो ये जेट स्ट्रीम के इंपैक्ट में आना बंद हो गया। जेट स्ट्रीम के इंपैक्ट में आना बंद हो गया तो मॉइस्चर वाले जो सर्कुलेटरी मोशन थे वही नहीं क्रिएट हो पाया, तो ये क्या हो गया? एंड ऑफ साइक्लोन हो गया। ठीक है, तो ये जो फ्रंटल साइक्लोन है या जो टेम्परेट साइक्लोन है वो कैसे खत्म होता है? जब ऑक्लूडेड फ्रंट की स्थिति बन जाती है, यानी कोल्ड फ्रंट पूरी तरह से वार्म फ्रंट को अपने ऊपर ले जाता है, तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा, यूजुअली जो टेम्परेट साइक्लोन है ये बहुत बड़े विशाल एरिया में फैल सकता है। क्यों फैल सकता है? क्योंकि जितना बड़ा ये आपका फ्रंट होगा, जितना बड़ी वायु राशि होगी, जितना ज्यादा एरिया में फैली हुई ये वायु राशि होगी, उतना ज्यादा दूर तक इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के साथ बनता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कोल्ड फ्रंट का निर्माण होता है। कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट को पुश कर रहा होता है।
तो आपको याद है कोल्ड फ्रंट जब भी होगा तो क्या होगा, बहुत तेजी से टेम्परेचर में चेंज होगा, बहुत तेजी से क्लाउड्स बनते हैं, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। तो इसके कारण हमने क्या देखा, इसके कारण हमने देखा ये विस्तृत एरिया में बहुत हैवी बारिश करते हुए ये बन सकता है। ये कभी भी ट्रॉपिक्स में नहीं बनेगा, ये हमेशा कहाँ बनेगा, जहां पे पोलर एरिया वाला और मेरीन एरिया वाला जो ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज मिल रहे हैं, अक्सर वहां पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए हो? तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इज डिफरेंट फ्रॉम टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल सूर्य की किरण, ओशन, 27 डिग्री टेम्परेचर, कोरियोलिस फोर्स, ये सब याद रखना। टेम्परेट में क्या तुमको याद रखना है, टेम्परेट में तुमको याद रखना है फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, जेट स्ट्रीम, उसका जगह लेना, ठीक है, फेरल सेल, हेडली सेल, पोलर सेल क्या कैसे है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलिए। अब एक चीज होता है एंटी साइक्लोन, देखो इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। साइक्लोन में क्या होता है, लो प्रेशर का सेंटर होता है। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, हाई प्रेशर का सेंटर। ठीक है, साइक्लोन में क्या होता है, हाई प्रेशर से हवाएं अंदर की ओर आती है और हवाएं ऊपर उठ के बादलों का निर्माण करती है। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, यहाँ हाई प्रेशर बनता है, यहाँ से बाहर हवाएं जा रही होती हैं और ऊपर से हवाएं अंदर की ओर आ रही होती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे क्लाउड्स का निर्माण नहीं होता है, क्लाउड्स का निर्माण नहीं होता है। अक्सर ये बहुत सारे एरिया में वहां देखने को मिलता है जहाँ पे दो साइक्लोन, यहाँ पे दो, एक साइक्लोन यहाँ पे है, एक हाई प्रेशर वाला यहाँ, सॉरी एक लो प्रेशर वाला यहाँ पे है, ये दो साइक्लोन की स्थिति बनी हुई है, इसके बीच में एक हाई प्रेशर जोन बन जाता है, तो ये इसके एसोसिएशन में आके अक्सर हमको एंटी साइक्लोन देखने को मिलता है। एंटी साइक्लोन क्या है, एक ऐसा साइक्लोन जो अंदर से बाहर की ओर बन रही है, अंदर हाई प्रेशर है, बाहर लो प्रेशर बन रहा है, तो ऐसी स्थिति को एंटी साइक्लोन कहते हैं। इतना जानना काफी है इसके बारे में। ठीक है, हम आपको ज्ञानी बनाने नहीं बैठे हैं, हम आपको सीयूईटी पीजी क्रैक करवाने के लिए बैठे हैं, तो इतना काफी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप लोगों का, नेक्स्ट है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। देखो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो दो तीन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, कॉर्पन का है, थॉर्नपेट का है, ट्रिवार्था का है, इन सब का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। अब ये है प्योरली याद करने वाली चीज, इसमें कुछ चीजें समझ लेने वाली है, लेकिन थॉर्नपेट में तो चलो थोड़ा समझने वाला भी, कॉर्पन याद करने वाला है। ठीक है, तो आपको ही याद करना पड़ेगा। इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या बेस है। अब इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, टुंड्रा वनस्पति क्या होता है, स्टेपीज क्या होता है, ये सब जब उसका बारी आएगा तब करवाऊंगा। ठीक है, अभी मैं नहीं करवाने वाला, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कॉपेन ने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे वो विश्व को बांटता है, किस बेसिस पे बांटता है, और उसमें कौन कौन से लेटर का यूज करते हैं, उसका क्या मतलब होता है। बस इतनी बात मैं बताऊंगा, याद आपको ही करना है। याद करवाने का मेरे पास कोई मेमोरी कार्ड नहीं है कि मेमोरी कार्ड में डेटा लोड किया आपके दिमाग में इंसर्ट कर दिया, मेरे पास नहीं है। याद तुमको ही करना है, अपना नोट्स बनाओ, 4 बार लिखो, 10 बार लिखो, अभी बैठे हुए हो तो लिखते रहो, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो पहला क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या मतलब कि विश्व को बहुत सारे कुछ आधार को लेके क्लाइमेट और वेदर में अंतर पता है ना क्या होता है, लॉन्ग टर्म जो वेदर फिनोमिना का वो होता है उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट में हम लोग क्या देखते हैं कि कैसा वहां के एक लंबे समय तक जलवायु रहा है। अब इस क्लाइमेट को हम लोग कॉपेन ने, विश्व के या फिर थॉर्नपेट ने या फिर ट्रिवार्था ने एक पैटर्न देखा कि अच्छा यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, उसके बेसिस पे क्या किया, उसने पूरे वर्ल्ड को बांटने की कोशिश की। ठीक है, अब सबने कुछ बेस लिया, किस बेसिस पे बांटे, कुछ तो बेसिस होना चाहिए बांटने का। अब जैसे हम लोग इंसानों को बांटते हैं तो कई बेसिस पे बांट देते हैं, जिसमें केस भी हो जाते हैं, है ना, तो वो सब नहीं करना चाहिए। या फिर हम लोग और भी किसी बहुत चीजों को बांटते हैं, जैसे हमने लेयर्स में बांटा था एटमोस्फेयर को, तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर देखा था, फिर हेट्रोस्फेयर, होमोस्फेयर देखा था, है ना। तो उसके बेसिस पे ये जो एक व्लादिमीर कोपेन नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन यानी तापमान और वर्षण के आधार पे क्या किया था, इसने विश्व को बांटा था। कब बांटा था, सबसे पहले 1918 में बांटा था और उसको फिर उसने 1936 में मॉडिफाई किया था। ठीक है, 18 में बांटा, 36 में मॉडिफाई किया। ये जो कोपेन थे ये मुझे लगता है रशिया से संबंध रखते थे, बाद में ये जर्मनी में मूव कर गए,
और जो अभी ऑस्ट्रिया जगह है, शायद ऑस्ट्रिया वाले क्षेत्र में इन्होंने अपना जो भी रिसर्च ट्रेनिंग वगैरह था वो किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शॉर्ट हैंड स्टाइल में यानी लेटर्स का यूज करके, अलग अलग कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स का यूज करके टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे विश्व को बांटा। तो अब इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आएगा, तो आप इसको लिखेंगे कि ए बी सी डी ई एफ का क्या मतलब है। लास्ट क्लास में मैंने भी आपको के डब्ल्यू ये सब बताया था, टी पी ये सब बताया था, तो वो भी याद रखना है। तो ये बहुत बार आएगा अभी ज्योग्राफी में, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्या करोगे, मजबूरी है। चलो, सबसे पहले आता है अक्षर ए। ए का मतलब होता है कि उस जगह का जो क्लाइमेट है, ग्रुप है, वो ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल अब समझो क्या होता है। ट्रॉपिकल क्षेत्र में क्या होता है, तापमान अधिक होता है ना। तो ए का मतलब हुआ कि ऐसा क्षेत्र जहां पे कोल्डेस्ट मंथ का भी तापमान, एवरेज तापमान, जो सबसे ठंडा महीना है साल का, उसका भी एवरेज तापमान 18 डिग्री से ज्यादा हो। ये कहां पे हो सकता है, सिर्फ ट्रॉपिक्स के एरिया में हो सकता है, क्योंकि ठंड यहाँ पे उस तरह की नहीं पड़ती है यूजुअली। अब ये हटा देना कि सर पहाड़ों में तो पड़ती है, इंडिया भी ट्रॉपिक के क्षेत्र में आता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, एल्टीट्यूड का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ए मतलब हुआ ट्रॉपिकल, ठीक है, कटिबंधीय। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर, जो सबसे ठंडा महीना है उसका टेम्परेचर 18 से ज्यादा रहता है। दूसरा अक्षर है बी। बी का मतलब है ड्राई क्लाइमेट, शुष्क क्लाइमेट, मतलब पोटेंशियल इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से ज्यादा होता है, मतलब जितना बारिश होता है उससे ज्यादा भाप बन जाता है। तो जितना बारिश होगा उससे ज्यादा अगर भाप बन जाएगा तो क्या होगा, वो स्थान सूखा रहेगा। तो बी ऐसे स्थानों के लिए, ऐसा कहां पे होता होगा सोचो, जो रेगिस्तानी एरिया है, डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे तुमको अक्सर बी देखने को मिलेगा। ये अपना दिमाग एक्टिव रखो। सी देखो, सी में क्या कह रहा है, वार्म टेम्परेचर। वार्म टेम्परेचर क्या कह रहा है, ये अक्सर हमको मिड लैटिट्यूड वाले क्षेत्र में दिखते हैं। वहां पे -3 और 18 के बीच में टेम्परेचर रहता है, मतलब गर्मी तो रहती है, वार्म टेम्परेट है, लेकिन 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरता है और मैक्सिमम साल में 18 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, ये है सी। डी है आपका स्नो फॉरेस्ट या फिर कोल्ड फॉरेस्ट। कोल्ड फॉरेस्ट में क्या है कि जो तापमान होता है वो -30 तक भी, सॉरी ये -3 होना चाहिए, -3 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे चला जाता है। ठीक है, ये है डी। ई क्या है, ई में जो तापमान है वो -10 से भी कम हो जाता है, -10 से भी कम हो जाता है। ओके, और एच क्या है, हाईलैंड। हाईलैंड में उन्होंने उस क्षेत्र को रखा जहां पे, सॉरी ये -10 नहीं है, 10 ही है। कोल्ड क्लाइमेट में क्या है आपका, 10 डिग्री से कम रहता है यूजुअली टेम्परेचर। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, एच होता है हाईलैंड। हाईलैंड क्या, ऊंचाई के कारण, जैसे शिमला है हमारा या फिर मान लो माउंट एवरेस्ट वाला इलाका है, वो वहां पे ठंडक क्यों है, ऊंचाई के कारण है। तो एच में क्या रखा, इसको हम लोग हाईलैंड्स में रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल में क्या आता है, ए बी सी डी ई और एच आता है। ए का मतलब ट्रॉपिकल, बी ड्राई, सी वार्म टेम्परेट, डी कोल्ड फॉरेस्ट, ई कोल्ड क्लाइमेट और एच हाईलैंड। ठीक है, अब आते हैं सेकंड लेवल। सेकंड लेवल हमको क्या बताता है, सेकंड लेवल हमको मॉइस्चर के बारे में बताता है, यानी प्रेसिपिटेशन की स्थिति क्या है उसके बारे में हमको बताता है। इसमें होते हैं 4। एफ मतलब पूरे साल में कभी ड्राई नहीं होता है। ठीक है, एफ का मतलब है कि पूरे साल वहां बारिश हो रही है। दूसरा है एम। एम यानी मॉनसून के जो महीने होते हैं तब बारिश होती है, एक विशेष मौसम में बारिश होती है। डब्ल्यू का मतलब है कि विंटर ड्राई रहता है, विंटर में बारिश नहीं होती। एस मतलब समर ड्राई रहता है, समर में बारिश नहीं होती है। ठीक है, पहले हमने क्या कहा, ए ट्रॉपिकल, बी शुष्क ड्राई, सी वार्म टेम्परेट उष्णकटिबंधीय गर्म क्षेत्र, डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट ठंडे बर्फ वाले वन, ई कोल्ड क्लाइमेट ठंडे जलवायु वाले प्रदेश, एच आइलैंड ऊंचे क्षेत्र। फिर आता है सेकंड लेवल में। सेकंड लेवल में क्या होता है, एफ एम डब्ल्यू एस। डब्ल्यू मतलब गर्मी में बारिश नहीं होती है, सॉरी डब्ल्यू विंटर्स में बारिश नहीं होती है, मतलब विंटर ड्राई रहता है, यानी समर में बारिश होती है। एस
समर ड्राई रहता है, यानी विंटर में बारिश होती है। एम मानसून वाला महीना, मानसून के महीनों में एक विशेष महीने में बारिश होती है। और एफ कभी बारिश नहीं होती, नो ड्राई सीजन, मतलब हमेशा बारिश होती रहती है, कभी ऐसा नहीं होता कि कभी बारिश नहीं हुई है, पूरे साल बारिश होती रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है ये लेवल 3, लेवल में ऐसे ही बता रहा हूं, ये इसका लेना देना टेम्परेचर के साथ। ठीक है, इसका लेना देना किसके साथ है, इसका लेना देना हमारे टेम्परेचर के साथ। सबसे पहले आता है ए, ये स्मॉल है, देखो स्मॉल में आता है ए मतलब हॉट समर, यानी जो तापमान है आपका वो 22 डिग्री से ज्यादा होता है। बी मतलब वार्म समर, तापमान जो है वो 22 से कम होता है। अब ये देखो मैं ऐसी बात बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये याद रहेगा नहीं, लेकिन क्या करोगे, याद तो रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलूंगा ताकि आपके बार बार दिमाग में उससे आप नोट्स बना लो। ए क्या होता है, हॉट समर, तापमान 22 से ज्यादा रहता है। ठीक है, एवरेज तापमान जो गर्म महीने का तापमान होता है वो 22 से ज्यादा रहता है। वार्म समर 22 से कम रहता है। कूल समर सी 10 से ज्यादा रहता है, लेकिन सिर्फ साल के 4 महीने या उससे कम। तो अगर 12 महीने साल में है तो 4 महीने या 3 महीने या 2 महीने 10 से ज्यादा रहता है, बाकी समय 10 से कम तापमान रहता है, उसको हम लोग कूल समर की स्थिति कहते हैं। डी वेरी कोल्ड विंटर, डी मतलब बहुत ठंडी पड़ेगी वहां पे, है ना, 10 से तापमान पूरे साल ही कम रहेगा। एच, एच होता है हॉट और ड्राई, गर्मी वाला और ड्राई, शुष्क मौसम, वहां पे मॉइस्चर नहीं होगा। के कोल्ड ड्राई, ठीक है, ठंडा होगा लेकिन शुष्क होगा। जी गैंगेटिक टाइप, मतलब जैसे हमारे गंगा के क्षेत्र में पाया जाता है कि समर कहाँ कब आ जाता है, समर हमारे सोलिस्टिस जब भी होता है 21 जून से पहले ही गर्मी आ गई, तो ऐसे को हम लोग जी में रखते हैं गैंगेटिक। इसके अतिरिक्त 4 एडिशनल हम लोग यूज करते हैं, SWTF, ये कैपिटल वाला है। STP जो ग्रासलैंड वाली स्थिति, ग्रासलैंड जिस तरह का होता है, ग्रासलैंड वाली स्थिति होती है। W में डेजर्ट या फिर एरिड स्थिति होता है। T टुंड्रा और F आइस कैप वाली स्थिति होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया क्वेश्चन, अब देखो इतनी सारी बातें कह ली तुमने, माथा पकड़ लिया, कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए थोड़ा सांस ले लो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सुनते रहना। सबसे मैंने बताया ABCDE और H। ए मतलब ट्रॉपिकल, बी मतलब ड्राई, सी मतलब टेम्परेट वार्म, डी मतलब फॉरेस्ट स्नो, स्नो फॉरेस्ट एकदम ठंडा, ई मतलब ठंडा प्रदेश, एच मतलब ऊंचा वाला ठंडा प्रदेश। ए मतलब कटिबंधीय, बी मतलब शुष्क, सी मतलब उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र, डी मतलब कोल्ड क्षेत्र, ई मतलब थोड़ा ठंडा क्षेत्र, एच मतलब ऊंचे क्षेत्र। तो ABCDE और H। उसके बाद आते हैं छोटे वाले सेकंड लेवल में, छोटा FMW और S। F मतलब नो ड्राई सीजन, पूरे साल में कभी भी ड्राई सीजन, शुष्क सीजन नहीं रहता। फिर आता है M, M मतलब मॉनसून में क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट मतलब एक स्पेसिफिक महीने होते हैं, मॉनसून वाला जो महीना होता है तब बारिश होती है। W का मतलब विंटर ड्राई, ठंडी का जो मौसम होता है ड्राई होता है, ठंडी में बारिश नहीं होती। एस मतलब समर ड्राई, यानी समर में बारिश नहीं होती। फिर आता है तीसरा लेवल, उसमें क्या आता है ABCDH और KG। ठीक है, ए क्या होता है हॉट समर, बी होता है वार्म समर, ए मतलब ज्यादा गर्मी, बी मतलब कम गर्मी, सी मतलब ठंडा वाला गर्मी, ठीक है, कोल्ड समर। ठीक, एच मतलब डी मतलब वेरी कोल्ड विंटर, विंटर बहुत ठंडा होता है डी में। एच में हॉट और ड्राई, हॉट और ड्राई, गर्म और शुष्क। के में कोल्ड और ड्राई, ठंडा और शुष्क। और जी में गंगेटिक क्लाइमेट, जैसे गंगा के मैदान में हमारा क्लाइमेट का वो रहता है उस तरह का क्लाइमेट। ठीक है, अब इन सब का कॉम्बिनेशन बना के एस मतलब स्टेपिस, डब्ल्यू मतलब डेजर्ट, टी टुंड्रा, एफ आइस कैप, इसके बेसिस पे ये सारे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आते हैं। तो अगर तुम्हें ऊपर वाली चीजें ABCD ये सब क्या है ये याद रहेगा तो इसको देख के तुम समझ जाओगे। ये इस स्लाइड में देखो हिंदी इंग्लिश में है, अगले स्लाइड में मैं तुम्हें हिंदी में भी दिखाता हूँ। ओके, देखो अब ये देखो AF,
ए का क्या मतलब होता है? ट्रॉपिकल। ठीक है। एफ का क्या मतलब होता है? नो ड्राई सीजन। यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में ये ऐसा एरिया है जहां पे अक्सर बारिश होती रहेगी। फिर देखो ए और एम, ए और ए का क्या मतलब है? ट्रॉपिकल। एम का क्या मतलब? मॉनसून। यानी ट्रॉपिकल मौसम है जहां पे मॉनसून रहता है। ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू का क्या मतलब होगा? ए मतलब ट्रॉपिकल, डब्ल्यू मतलब विंटर में क्या होता है? डब्ल्यू का क्या होता है? विंटर ड्राई, है ना। ठीक है। उसी तरह से बी एस एच, बी का क्या मतलब मैंने बताया था? ड्राई। एस मतलब स्टेपीज, ग्रासलैंड वाला। और एच मतलब, बताइए? एच मतलब हॉट और ड्राई सीजन। तो ऐसे करके तुम सारा इंटरप्रेट कर सकते हो। देखो सी एफ बी, सी एफ और बी। सी का क्या मतलब होता है? वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट क्षेत्र है, तुम समझ लो। एफ का क्या मतलब होता है? बताइए? नो ड्राई सीजन। और इस बी का क्या मतलब होता है? वार्म समर, है ना। वार्म समर वाला मैंने बताया था, 22 से कम तापमान। ठीक। तो इस तरह से आप सारे के सारे को इंटरप्रेट कर सकते हो। जैसे ई और टी, है ना। ई मतलब क्या था? वेरी कोल्ड क्लाइमेट। टी मतलब क्या था? टुंड्रा वाला क्षेत्र। ईटी बन गया। तो ऐसे आप सभी को देख सकते हो। इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश वाले जो भी लोग हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे और याद रखेंगे। इसको कहीं लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट लेके अपने याद मेमोरी रखने के लिए कुछ कर दो। ये वैसे आपको, आप ये एनसीईआरटी में भी अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये इंग्लिश वाले ले लिए, ये हिंदी वाले ले लो। ठीक है। हिंदी वाले में भी देखो ये सब कुछ लिखा हुआ। ए एफ उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। वर्षावन मतलब, एफ मतलब क्या होता है? नो ड्राई सीजन, कोई शुष्क ऋतु नहीं। तो ये वाला स्लाइड आपके लिए है जो कि हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे वेबसाइट पे मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे जो आपको मैं स्लाइड ही दे देता हूँ। ठीक है। कोशिश करते हैं कि आपको मैं स्लाइड दे दूं। ये फोटोज तो मैं आपको दे ही दूं। ठीक है। तो ये आपको याद करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अकॉर्डिंग वही है, ये ट्रॉपिकल ड्राई, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, सेकंड लेवल पे ये आए, थर्ड लेवल पे ये आए, ये सारी चीजें होंगी। ये विश्व का है आपका। ठीक है। क्या यहाँ पे क्या पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये इंडिया का है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर अपना मैप पे ये मार्क करेंगे। ये मैप आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्वेश्चन आएगा सीयूईटी में, इन बिहार, ओके, अकॉर्डिंग टू कोपेन, यूपी फॉल्स इन विच एरिया, फॉल्स इन विच जोन? ए सी डब्ल्यू जी, बी डी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, सी बी एस एच डब्ल्यू, डी ई। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या करोगे? क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, मैंने नहीं किया है, जिसने भी ये मैप बनाया, वैसे एनसीईआरटी का मैप है, क्रेडिट टू एनसीईआरटी। इसमें देखो दिया गया है कि कौन सा इलाका क्या है। तो आपको एक तो ये मैप पता होना चाहिए, दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए? दूसरा आपको पता होना चाहिए कि वहां पे कौन सा स्टेट है। जैसे मैं अचानक से पूछ लूं कि यहाँ पे कौन सा स्टेट है आपका इंडिया का, इंडिया का मैप पता है ना। तुमको ये एक मैप ये रखना है, एक मैप बगल में, या तो जो स्टेट वाला मैप होता है उसी के ऊपर ये बाउंड्रीज मार्क कर लो। जैसे यहाँ पे देखो जम्मू कश्मीर और ये उत्तराखंड वाला भाग ई में आता है, राजस्थान का भाग बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू और बी एस एच डब्ल्यू में आता है। ये एमपी राजस्थान का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, हरियाणा का कुछ भाग, पंजाब का कुछ भाग, दिल्ली वाला एरिया ये सी डब्ल्यू जी में आता है। ठीक है। उस तरह से यहाँ पे आ जाओ तो ये डीएफसी में आता है, अरुणाचल वाला जो भाग है। सेंट्रल इंडिया उड़ीसा वाला भाग ए डब्ल्यू में आता है। तो ये मैप आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो ये तो आपके याद करने का ही काम है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। समझने वाला बस इतना है कि कोपेन ने दिया था, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे दिया था, और ये सारी बातें उसने बताई। ठीक है। तो प्लीज इसको समझ लो, इसको याद कर लो। इसी के साथ कल के क्लास में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के जो बचे हुए टॉपिक है, थॉर्नसबर्ग क्लासिफिकेशन बचा है और कुछ एक दो चीजें छोटी छोटी बची हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इस सैटरडे को टेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दशहरा है, सब लोग अपने अंदर के रावण को जलाएंगे या फिर कुंभकर्ण को जिंदा करेंगे, आराम करेंगे।
संडे को हम लोग मिलेंगे, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। संडे को आपका जो ये टेस्ट वाला काम है वो संडे को होगा, जो ऑनलाइन हम लोग लाइव क्लास करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताओ, ठीक है। तो मैं उसको रेजोल्यूशन उसका देने की मैं कोशिश करूंगा, चाहे वो कुछ भी डाउट, ठीक। और शेयर करते रहो सभी लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, सबका भला। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।